Okay, so our today's topic is, students, linear programming problem, that is LPP. Okay, this LPP stands for linear programming problem. Students, this is one of the method to solve complex business problems. Not only business problems, in fact, this technique was first invented during the World War. वर्ल्ड वॉर के समय पे ये टेक्निक डेवलप हुआ, and then afterwards these OR techniques, these are called as operation research techniques, LPP, transportation, ये जो भी लॉजिस्टिकल इश्यूज थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, उस वक्त ये सारे टेक्निक्स डेवलप हुए हैं, मैक्सिमम OR टेक्निक्स, एंड नाउ वी आर यूजिंग these techniques to solve complex business problems. For example, for example, in a particular business, there might be a situation that they can produce product A also, they can produce product B also, and product C also. बट अभी प्रॉब्लम ये है तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करें. तीनों के तीनों प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, नो डाउट. तीनों प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे तो प्रॉफिट तो मिलने वाला है ही, बट सिर्फ प्रॉफिट देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते स्टूडेंट्स. सिर्फ प्रॉफिट देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते कि सर यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज 50 रुपए का प्रॉफिट है. बट व्हाट इफ अगर मैं आपको बता दूं और भी सिचुएशन कि मार्केट में प्रोडक्ट ए का डिमांड सिर्फ 1 यूनिट है, एक ही कस्टमर मिलने वाला है आपको, पर इनफैक्ट प्रोडक्ट बी के 10 कस्टमर्स मिलेंगे और प्रोडक्ट सी के 10 कस्टमर्स मिलेंगे. जैसे मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया, आपका डिसीजन चेंज हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट ए भले ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, पर बेचा जाएगा कितना मार्केट में, एक ही, तो कमाएंगे कितना, 50 रुपया. बी मार्केट में 10 यूनिट बेचे जाएंगे, 400 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 300 रुपीज का प्रॉफिट होगा. अब भी अच्छा लगने लगा आपको. ओके, सो ये सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आई मीन टू से बैरियर्स, वैसे वैसे आपका डिसीजन बदलते जाएगा. मतलब प्रॉफिट के एंगल से देखे तो प्रोडक्ट, पर यूनिट के प्रॉफिट के एंगल से देखे तो प्रोडक्ट ए अच्छा लग रहा है, टोटल प्रॉफिट के हिसाब से देखे तो प्रोडक्ट बी इज बेटर. अगर मैंने आपको रॉ मटेरियल का भी कंसेप्ट बता दिया कि रॉ मटेरियल का एक प्रॉब्लम ये है कि जो अपने पास रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है. रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते. और भले रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे, बट डिमांड ही अगर कम रहेगी तो फिर प्रोडक्शन करके कुछ फायदा नहीं है स्टूडेंट, बिकॉज सेल भी होना चाहिए. सेल करेंगे तो ही प्रॉफिट रियलाइज होगा, करेक्ट. नहीं तो आपका प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में ही अटक जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा, आई मीन टू से. सो रॉ मटेरियल लगेगा, लोग लगेंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उनको पैसा देना पड़ेगा. लोगों को पैसा देना, वर्कर्स को पैसा देना, मतलब वो क्या हो गया, लेबर चार्ज, ओवरहेड्स है. तो ये सारे कम्यूटेशन, ये सारे फैक्टर्स हमें ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे वाइल टेकिंग द डिसीजंस. जिस मशीन के ऊपर ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस मशीन की भी एक कैपेसिटी है, इतने इतने घंटे की इसकी कैपेसिटी है, आवर्स. सो मशीन आवर्स आर लिमिटेड, लोगों की काम करने की क्षमता, लेबर आवर्स आर लिमिटेड. जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी लिमिटेड है, इट इज नॉट अवेलेबल इन abundance. So these are the, we can say, factors which are putting limitations, in our decisions, and these limitations are called as constraints. उसको हमने क्या नाम दिया है LPP में, they will be called as constraints. Okay,
तो इसलिए ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा जैसे जितने जितने बैरियर्स आते रहेंगे प्रोडक्शन के लिए और सेल के लिए। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस सिचुएशंस ओरली। सिर्फ प्रॉब्लम को देख के हम ओरली सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मैथ्स। वी हैव टू क्रिएट मैथमेटिकल मॉडल कॉल्ड एज एलपीपी मॉडल। हमें एक मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें इक्वेशंस फ्रेम करने पड़ेंगे। आई मीन टू से ये सारे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, वी हैव टू convert these barriers constraints into a mathematical equations, and when we do this it is said to be we are creating LPP। ऐसा कहा जाएगा कि हम LPP बना रहे हैं, LPP का मॉडल, LPP का इक्वेशन हम बना रहे हैं। and then after putting all the problems into a mathematical situation model, then afterwards we will solve that model। और वो सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैं आपको एक इंट्रो इसलिए दे रहा था कि ये हम एक्चुअली सीखने क्या वाले हैं। ये जो इक्वेशन दिखाई देते हैं हमें, ये रियल लाइफ सिचुएशंस है, बस हमने उसको कन्वर्ट किया है मैथ्स के इक्वेशंस में। ओके, सो राइट डाउन अलोंग विथ मी। First thing we are going to create in LPP is objective function। Objective function। Now listen, what is the meaning of this? See, every businessman, चाहे वो कोई भी हो, उसके दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं स्टूडेंट्स। आइदर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पसंद करेगा या फिर वो अपने खर्चे मिनिमाइज करने का सोचेगा। सर, खर्चे कम करना मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ाना ही हो गया। यस, इट इज करेक्ट। सो अल्टीमेटली आपका गोल एक ही है हर एक बिजनेसमैन का, टू इंक्रीज द प्रॉफिट। सो आइदर प्रॉफिट बढ़ाओ या फिर वी कैन से खर्चे कम करो। एवरी बिजनेसमैन has either profit maximization objective or cost minimization objective। तो हमें गिवन सिचुएशन पे, जो भी आपको सिचुएशन दिया जाएगा बिजनेस का, वहां पे आपको सबसे पहला आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट? सबसे पहली स्टेप एलपीपी बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि गिवन सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज अवर मोटो। हम क्या चाहते हैं? हम मीन्स यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन। यू हैव टू थिंक फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या एक्सपेक्टेड है गिवन सिचुएशन में, प्रॉफिट बढ़ाना है या कॉस्ट कम करना है। उस हिसाब से हम आगे इक्वेशन फ्रेम करते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रेमिंग करते वक्त हमें कुछ नोटेशंस देने पड़ते हैं। मैथ्स में कन्वर्ट करना है तो मैथ्स के कुछ नोटेशंस होंगे स्टूडेंट्स। सो मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस अगर है then you have to use these notations। max z, z ये क्या है? z is the notation for the profit figure। ये प्रॉफिट की अमाउंट है। z is nothing but what? ये
टोटल प्रॉफिट डिनोट करता है, तो ये टोटल प्रॉफिट हमारा ये मैक्सिमम रहेगा। एंड इफ द ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन, then it will be denoted by min z, minimum z. Z is again the cost figure. Now you have to minimize the z. ओके, तो सबसे पहले आप ये करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करोगे। वंस यू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स। सी एक्चुअली देखा जाए तो हम जब सम करेंगे तो पहले डिसीजन वेरिएबल्स लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा जाता है। बट सॉल्व करने का जो माइंड में प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, माइंड में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं, फिर डिसीजन वेरिएबल्स सेट करते हैं। सो डिसीजन वेरिएबल सर क्या होता है? सिंपल, प्रॉफिट बढ़ाना अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो क्या करने से प्रॉफिट बढ़ेगा वो आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस है, बिजनेस में प्रोडक्ट ए, बी और सी बेचा जाता है। 10 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट एंड 5 रुपए का प्रॉफिट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हियर? अगर ये डेटा दिया है सिर्फ इतना ही, यू विल से सर प्रॉफिट बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, बट ऑब्वियस तो प्रॉफिट क्या करने से बढ़ेगा? प्रोडक्ट ए बेचोगे तब 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। 20 रुपए का प्रॉफिट कब मिलेगा? प्रोडक्ट बी बेचने के बाद। 5 रुपए का प्रॉफिट कब मिलेगा? प्रोडक्ट सी बेचने के बाद। तो स्टूडेंट्स हमें इसके बारे में डिसाइड करना है। दीज आर आवर डिसीजन वेरिएबल्स। ये करेंगे, ये सेल करेंगे तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो आपका जो प्रॉफिट बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव हो वो किसके साथ अटैच है? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी के साथ। क्या करने से प्रॉफिट बढ़ेगा? सर सेल करने से। सेल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो आपको यही डिसाइड करना है कि कितना प्रोड्यूस करें और कितना बेचा जाएगा। सो वी हैव टू एज्यूम कि जितना भी हम बनाएंगे उतना सारा बेचा जाएगा, ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। वॉट एवर प्रोड्यूस इज गोइंग टू बी सोल्ड। So we have to decide about this, how many product A, how many product B and how many product C are to be produced and sold। और यही तो हमारा सॉल्यूशन है। इसीलिए तो हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना रहे हैं कि हमें नहीं पता ए, बी और सी का कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, सो दैट हमारी कंपनी की प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आ जाए। सिचुएशंस हमें नहीं पता ना, अभी मैंने सिचुएशन नहीं बताया आपको, सिर्फ प्रॉफिट फिगर्स दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों है। फिलहाल आपको फोकस करना है हाउ टू डिसाइड द वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल किसके बारे में डिसीजन लेना है वो डिसाइड कीजिए। यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है ए, बी एंड सी के बारे में, बिकॉज प्रॉफिट उसके साथ अटैच है। मैं आपको अगर कॉस्ट का डेटा दे दूं, 40 रुपए की कॉस्ट, 50 रुपए की कॉस्ट, 100 रुपीज की कॉस्ट, और आपका अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, तो ये कॉस्ट अटैच है प्रोडक्ट ए, बी प्रोड्यूस करने से और सी प्रोड्यूस करने से, ये कॉस्ट आती है। तो अगेन डिसीजन वेरिएबल्स विल बी ए, बी, सी। ये हमें फाइनलाइज करने होंगे। सो राइट अंडर डिसीजन वेरिएबल्स, these are the variables which will achieve the objective set by businessmen। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको जो डेटा है वो एमसीक्यू में भी काम आएगा। अभी आपको आगे का जो भी लर्निंग करना है वो एमसीक्यू भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें
देखना होगा स्टूडेंट्स, डिसीजन वेरिएबल्स का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है. ओके, नाउ फर्दर थर्ड पॉइंट, the last part of the LPP model is constraints, framing of constraints. ये ज़्यादा वी कैन से ट्रिकी होता है फ्रेम करना, बट आपके लेवल पे थोड़े इजी सम्स है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे. कि कॉम्प्लेक्स ये एक लिमिटेशन है स्टूडेंट्स, एक डिसएडवांटेज है एलपीपी मेथड का कि हर एक बिजनेस सिचुएशन हम एलपीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दैट इज द लिमिटेशन, disadvantage of LPP. Under this write down, these are the restrictions to achieve ऑब्जेक्टिव फंक्शन. मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन. एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, limited raw material, comma, limited labor hours, comma, limited machine hours, number of units to be produced, etc. Next para, constraints are of three types. Constraints can be of three types, students. Less than equal to type, उसके लिए हमें नोटेशन यूज करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू का, सॉरी सिंबल, आई मीन नोटेशन नहीं, सिंबल. नेक्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, इसके लिए सिंबल रहेगा ये. एंड थर्ड, इक्वल टू टाइप. ये तीन प्रकार के कंस्ट्रेंट्स होंगे स्टूडेंट्स. हमें ये प्रॉपरली फ्रेम करने पड़ेंगे कि कब लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज करना है, कब ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करना है. ये नॉलेज हमें लेना पड़ेगा. दैट इज द लर्निंग पार्ट, दैट इज द मेन लर्निंग पार्ट while framing the LPP. So I will tell you the hint for that also. ये hint आपको काम में आएंगे while solving this. When resources are limited, लिमिटेड रिसोर्सेज हम कौन से लैंग्वेज से पता कर सकते हैं. सम में हमेशा ये लिख के नहीं आएगा कि लिमिटेड रिसोर्स है, वो ऐसे वर्डिंग्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स, उससे आपको एक अंदाजा लगाना है कि ये रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल दे विल से अवेलेबिलिटी इतनी है, अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इतनी है, लेबर आवर्स की अवेलेबिलिटी इतनी है, मशीन आवर्स की अवेलेबिलिटी इतनी है. व्हेन दे यूज द वर्ड्स अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट मीनिंग इतना ही मौजूद है, इससे ज़्यादा नहीं अवेलेबल. तो लिमिटेड है रिसोर्स, कम है, कम मतलब आई मीन टू से
जो दिया है 5000 रॉ मटेरियल क्वांटिटी दिया है 5000 केजी, तो 5000 केजी इज द ओनली अवेलेबल क्वांटिटी, उससे ज्यादा हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो वो लिमिटेड हो गया रिसोर्स। दूसरा वर्ड यूज करते हैं एट मोस्ट। क्वेश्चन में अगर एट मोस्ट यूज किया है, एट मोस्ट यू कैन यूज 5000 केजीज, तो सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि 5000 केजी ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते। सो इन दिस केस यूज लेस देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रक्ट, सो लेस देन इक्वल टू ये यूज करना है आपको। ये पहला हिंट हो गया। दूसरा हिंट, व्हेन resources are in abundance, when resources are in abundance, then what to do? कैसे पता चलेगा हमें abundance है? मिनिमम, एटलीस्ट, ये वर्ड जब होंगे कि मिनिमम आपको 2000 केजी यूज करना है, मिनिमम यूज करना ही है, मिनिमम आपको 2000 आवर्स यूज करनी ही है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एटलीस्ट यूज सो एंड सो। इसका मतलब वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं? यूसेज पे। इतना तो मिनिमम कीजिए, ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम इतना करना चाहिए। इसका मतलब वो पर्टिकुलर रिसोर्स क्या है? अबेंडेंट है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहेंगे हमारे कंस्ट्रेंट्स। These are the 3 steps we have to follow while framing the LPP. LPP बनने के बाद फिर उसको स्टूडेंट सॉल्व किया जाता है। ये LPP फॉर्मुलेशन का पार्ट था। फॉर्मुलेशन के लिए हाउ टू सॉल्व linear programming problem. There are 2 methods to solve LPP. First, graphical method, and second is simplex method. ग्राफिकल मेथड आप कब यूज कर सकते हो? यूज्ड ओनली व्हेन two decision variables. Used only when two decision variables. Student, just a minute, I'm getting a call. ओके, सो वी विल डिस्कसिंग, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एलपीपी मॉडल बनने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड है, पर ग्राफिकल मेथड का एक लिमिटेशन है स्टूडेंट्स, कि ये जो ग्राफिकल मेथड है ये हम सिर्फ 2 डिसीजन वेरिएबल रहेंगे तो ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी कंपनी में डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट ए बनाए, प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करे या सी, तो यहाँ पे 3 हो गए ना डिसीजन वेरिएबल। सो 3 अगर रहेंगे तो ग्राफिकल मेथड यूज नहीं कर सकते। और इसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि ग्राफ में स्टूडेंट्स क्या होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि हम ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे 2 वेरिएबल मैक्सिमम, पर 2 से अधिक वेरिएबल रहेंगे तो हम ग्राफ पे वो डेपिक्ट नहीं कर सकते, ग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते टू गेट द सॉल्यूशन, बिकॉज इन ग्राफिकल मेथड वी कैन शो ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल्स। ये पहला डिसीजन वेरिएबल और ये दूसरा डिसीजन वेरिएबल। इसलिए ग्राफिकल मेथड सिर्फ यूज होगा व्हेन देयर आर ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल्स।
आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि ऐसा क्यों है रीजन. एंड सिंप्लेक्स मेथड कैन बी यूज with any number of decision variables. ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देगा, चाहे आपके 3 डिसीजन वेरिएबल्स हो, 4 हो, 5 हो या 10 हो, डजेंट मैटर. सिंप्लेक्स मेथड के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं. इनफैक्ट 2 रहेंगे तो भी सिंप्लेक्स यूज कर सकते हैं. जब 2 डिसीजन वेरिएबल रहेंगे तब आप ग्राफिकल भी यूज कर सकते हैं, आप सिंप्लेक्स भी यूज कर सकते हैं. पर ग्राफिकल के लिए सिर्फ 2 ही यूज कर सकते हैं. 2 से अधिक रहेंगे तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. नाम के लिए वो सिंप्लेक्स है, इनफैक्ट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है फॉर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, टफ नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा एलपीपी चैप्टर है. आपको पहले फॉर्मुलेट कैसे करना है ये सीखना होगा, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड में थोड़ा शॉर्टकट वे से सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, बिकॉज उसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी. एंड आई डोंट थिंक सो आपको वो एक्सेस रहेगा ग्राफ बुक खरीदने के लिए. स्टेशनरी शॉप्स ओपन है क्या नहीं पता नहीं मुझे, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन. एंड सिंप्लेक्स मेथड देखते हैं, वो थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है टू सॉल्व द सिंप्लेक्स मेथड. कॉलेज में कितना कवर हो रहा है वो भी हम देखेंगे, बट मीन टाइम जितना कॉलेज में कवर हुआ है यूनिट 3 सीपीएम बट उसके ऊपर हम जंप करेंगे आफ्टर दिस. सो टुडे आवर फोकस इज ऑन फॉर्मुलेशन. यहाँ तक सबका लिख के हो गया है आई प्रिज्यूम. यस, अवेलेबिलिटी मीन्स तुम्ही काय सांगितलेलं. अवेलेबिलिटी बद्दल मी अजून काहीच नाही सांगितलं. फक्त अवेलेबिलिटी वर्ड असेल तर आपल्याला ते यूज करायचं आहे, लेस देन इक्वल टू. ओके, मी अजून डिटेलमध्ये काहीच हां बोल नाही घेतलं. ओके ओके ठीक आहे, ठीक. बहुतेक घेणारही नाहीत कारण की आय डोंट थिंक सो एवढा वेळ असेल त्यांच्याकडे, पण बघू आपण कसं सिच्युएशन येते त्याप्रमाणे आपण कव्हर करू. ठीक आहे, लेट्स गो अहेड नाउ. कम टू क्वेश्चंस. पेज नंबर 56, फॉर्मुलेशन पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 56 वरती या स्टुडंट्स. ओके, सबसे फर्स्ट प्लेन रीडिंग करेंगे. अंडरस्टैंड, अगेन आई रिपीट, पहले हम रीड करेंगे पूरा सिचुएशन. और रीड करने का पर्पज, सबसे पहला पर्पज रहेगा क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन का केस है या मिनिमाइजेशन का केस है. मैक्सिमाइजेशन का है तो क्या मैक्सिमाइज करना है वो देखेंगे, और मिनिमाइजेशन का है तो क्या मिनिमाइज करना है वो देखेंगे. तो ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है रीड करते समय, एक ही टारगेट होना चाहिए, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन. कंपनी सेल्स 2 products, product A and product B. Each unit of product A gives a profit of rupees 5 per unit and requires 6 kilograms of raw material, 7 labor hours and 8 machine hours. Similarly, each unit of product B gives a profit of rupees 9 per unit and requires 10 kgs of raw material, 11 labor hours and 12 machine hours. Formulate the LPP to maximize the profit. Yes, यहाँ पे ही मुझे पता चल गया ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. गिवन दैट मैक्सिमम रॉ मटेरियल, मैक्सिमम लेबर आवर्स and maximum machine hours are 14,000 kgs, 15,000 hours and 16,000 hours respectively. The minimum production of product A to be done is 2,000 units and maximum production of product B should be 8,000 units. फाइन, तो सबसे पहले हमने जब प्लेन रीडिंग किया, प्लेन रीडिंग में मुझे ये पता चल गया क्वेश्चन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर सपोज टू डू,
समरी। हम इस पैराग्राफ का एक समरी बनाएंगे स्टूडेंट। समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समरी से ही आगे पूरा सम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फिर से सेकेंड रीडिंग करना है समरी के लिए। अ कंपनी सेल्स टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अभी हमें डिसाइड करना है कि ये जो प्रॉफिट है हमें बढ़ाना है, ये प्रॉफिट्स किसके साथ अटैच है, किस चीज के साथ अटैच है। हमें प्रॉफिट तो बढ़ाना है, तो अगर आपने सम देखा प्रॉफिट अटैच है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के साथ, इसलिए मैं हेडिंग दे रहा हूं यहाँ पे प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दिया। Company sells two product. Each unit of product A gives a profit of ₹5 per unit. Let us note down this profit per unit. Product A का कितना बोल रहा है वो ₹5, and requires 6 kgs of raw material. रॉ मटेरियल कितना लग रहा है प्रोडक्ट ए के लिए 6 kgs, 7 लेबर आवर्स। LH मतलब लेबर आवर्स, हाउ मेनी 7 hours, and 8 machine hours, machine hours 8। इस समरी के कुछ मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए हम बना रहे हैं। सिमिलरली each unit of product B gives a profit of ₹9 per unit. प्रोडक्ट बी का क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट कितना है ₹9। नेक्स्ट, requires 10 kilograms of raw material। रॉ मटेरियल कितना लगता है प्रोडक्ट बी के लिए 10 kgs, 11 लेबर आवर्स, लेबर आवर्स 11, 12 machine hours, 12 machine hours। Formulate the LPP to maximize the profit given that maximum raw material, maximum labor hours and maximum machine hours are so and so। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे वर्ड यूज किया है मैक्सिमम, तो रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे लिख दो मैक्स कितना 14,000, लेबर आवर्स मैक्सिमम कितना 15,000, एंड मैक्सिमम मशीन आवर्स कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन में 16,000। तो ये जैसे था क्वेश्चन में हमने लिख दिया मैक्सिमम, मिनिमम बोला तो हमने मिनिमम लिखा होगा। द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्शन कितना करना है मिनिमम 2000 प्रोडक्ट ए का, एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी, मैक्सिमम प्रोडक्ट बी का 8000 यूनिट्स। दैट्स इट। अब हमें इस पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने पूरा इस पैराग्राफ को कन्वर्ट किया इनटू टेबल फॉर्मेट, टेबुलेट किया डेटा, समरी बनाई। अब इस समरी के ही बेसिस पे हम बनाएंगे हमारा एलपीपी। एलपीपी में सबसे पहले हमें डिसाइड करना है, सबसे फर्स्ट रोमन नंबर 1 डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स, ये सबसे फर्स्ट हमें डिसाइड करना है। एंड डिसीजन वेरिएबल के लिए आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना। प्रॉफिट किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट ए के साथ एंड प्रोडक्ट बी के साथ। इसलिए हमारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट ए को हमें एक नोटेशन देना है x1, एंड प्रोडक्ट बी को मैं नोटेशन दे रहा हूँ x2। आप x एंड y भी दे सकते हैं, आप a एंड b भी यूज कर सकते हैं, आप p एंड q एनी अल्फाबेट यू कैन यूज, बट मोस्टली हम x y या x यूज करते हैं। तो x1 x2 मैंने इसका नाम रखा है, प्रोडक्ट a इज x1, प्रोडक्ट b इज x2। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सो लेट अस राइट, लेट x1 b, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ सेंटेंस फॉर्मेट मैं थोड़ा इजी करके देता हूँ आपको। लेट x1 इज इक्वल टू, let x1 is equal to what number of units,
किसके? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। कौन से यूनिट? प्रोड्यूस करने वाले या बेचने वाले? दोनों। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, दोनों। बेचने वाले भी, सॉरी बनाने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले भी x1, और हम पूरे के पूरे सारे यूनिट्स बेचेंगे भी। नेक्स्ट, लेट x2 be the number of units of product B to be produced and sold। तो प्रोडक्ट बी के लिए x2 नाम दे दिया। बट देखो, अगर आप सिर्फ इतना ही आधा अधूरा लिख के छोड़ोगे ना, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है एंड लेट x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। बट कौन से वाले यूनिट्स? प्रोडक्शन की यूनिट्स या सोल्ड यूनिट्स? ये भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो ये डिसीजन वेरिएबल डिसाइड हो गए। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिसाइड इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको वन बाय वन नीचे लिखते जाना है। अभी हमें डिसाइड करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था वो ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जेड भी यूज कर सकते हो, MIZATI। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब सर ये कैसे फ्रेम करेंगे? इसका नोटेशन क्या था मैंने लिख के दिया आपको प्रीवियस नोट्स में। मैक्स जेड, ये है हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलेगा कैसे? जब आप प्रोडक्ट ए और बी बेचोगे तब ना, बना के बेचोगे तब। तो बना के बेचने के लिए क्या नोटेशन यूज किया है? x1। तो x1 बेचोगे, एक यूनिट के पीछे कितना कमाओगे? हाउ मच प्रॉफिट यू विल अर्न? 5। तो x इंटू 5, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए, करेक्ट। प्लस x2, प्रोडक्ट ए बेचोगे जितने भी यूनिट्स, उसके हर एक यूनिट के पीछे 9 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट बी, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट बी। हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि कितने यूनिट्स प्रोडक्ट ए के और बी के बनाने हैं। दोनों प्रॉफिटेबल है, दोनों के पीछे प्रॉफिट हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का प्रोडक्शन हम करें। अनलिमिटेड प्रोडक्शन सर कीजिए ना, हमें ज्यादा अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेस है ना, रॉ मटेरियल, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, दीज आर लिमिटेड रिसोर्सेस। इसलिए ये कंस्ट्रेंट्स भी है, ये लिमिटेशंस है, इसलिए हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन और सेल नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखते स्टूडेंट। x इंटू 5 मतलब कहना से 5x1। इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो कहने से 5 इंटू x1 दैट इज 5x1, और ये आएगा 9x2 प्लस 9x2। ये हमारा रहेगा प्रॉफिट, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, कंस्ट्रेंट्स। अब कौन से कंस्ट्रेंट्स है? रॉ मटेरियल की कंस्ट्रेंट है, लेबर आवर्स की कंस्ट्रेंट है, मशीन आवर्स की कंस्ट्रेंट है, प्रोडक्शन करने की कंस्ट्रेंट्स है, मतलब लिमिटेशंस है। तो ये 4 इक्वेशंस बनने चाहिए मिनिमम। पहला, रॉ मटेरियल। लिसन, रॉ मटेरियल, हम बनाएंगे प्रोडक्ट x1, प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल तो लगेगा। तो कितने बनाएंगे नहीं पता, पर एक के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 6। तो 6 इंटू x1 इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा ए के लिए, और बी के लिए 10 इंटू x2, सो 10x2, 6x1 प्लस 10x2, और 14,000 इज दी रॉ मटेरियल। पर ये रॉ मटेरियल कितना है, मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम बोला है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कौन सा साइन यूज करना है ये डिसाइड करना है। इक्वल टू साइन यूज करे, लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करे, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करे, इसका डिसीजन लेना है आपको।
तो रिसोर्स क्या है, मैक्सिमम 14,000 बोल रहे हैं, मैक्सिमम कितना है रॉ मटेरियल 14,000। तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 14,000। तो कहने से दिस इज लिमिटेड रिसोर्स, और जब रिसोर्स लिमिटेड हो तो मैंने आपको क्या लिख के दिया है, कौन सा साइन यूज करना है, लेस देन इक्वल टू का। मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 10,000 आए तो चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 12,000 आए तो चलेगा, 14,000 आए तो भी चलेगा। कम आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम कंजम्पशन होगा, पर 14,001 नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन रखा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमेशा 14,000 से कम ही आना चाहिए। चलो सेकंड, लेबर आवर्स। अब यहाँ पे भी लॉजिक सेम, लेबर आवर्स कैसे, 7x1 प्लस 11x2 मैक्सिमम मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन, मैक्स के अपोजिट। देखो अगर आपको मैकेनिकली याद रखना है, ज्यादा बिना सोचे समझे, तो मैक्स के अपोजिट लेस देन इक्वल टू, इधर मिनिमम लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, बट लॉजिक के साथ जाओगे तो इट विल बी रिमेंबर फॉर एवर। मशीन आवर्स, मशीन आवर्स के लिए इक्वेशन बनेगा 8x1 प्लस 12x2 लेस देन इक्वल टू 16,000। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोडक्ट ए, इसका इक्वेशन स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे ए का पहले इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे मिनिमम साइन है, मिनिमम 2,000 बनानी है, 2,000 से ज्यादा बनाओगे तो चलेगा, पर 2,000 से कम नहीं बनाना है, क्योंकि मिनिमम कहाँ है 2,000 बना। तो x1 ये रहा, पता नहीं हम कितना बनाएंगे, यही तो हमें सॉल्व करना है, पर ये आंसर जो आएगा ना, ये आंसर 2,000 से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू भी चलेगा। करेक्ट, यही है ना इक्वेशन, x1 शुड बी, x1 का आंसर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2,000, बिकॉज मिनिमम वहां पे लिखा है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट ऑफ बी। बी के लिए उन्होंने क्या कहा है, सब में मैक्सिमम 8,000 बनाई है, 8,000 से ज्यादा नहीं बनाने का, मतलब x2 का जो आंसर आएगा वो कम होना चाहिए 8,000 से, चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स बनने के बाद एक लास्ट कंस्ट्रेंट वो हमेशा रहेगा, फिक्स रहेगा, उस कंस्ट्रेंट का नाम है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये हमेशा रहेगा हर एक एलपीपी मॉडल में। ये क्या कहता है, x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये कंस्ट्रेंट लिखना क्यों जरूरी है, रीजन, लॉजिक ये है स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल ये सारे जो मॉडल बन रहे हैं, नोटेशन लिख रहे हैं, ये सब मैथ्स है, राइट। और मैथ्स जो है वो मैकेनिकली काम करेगा, स्टेप वाइज काम करेगा, उसको ना आपके प्रोडक्ट ए से कोई लेना देना है, ना ही प्रोडक्ट बी से, वो खाली नंबर्स देख के सॉल्यूशन देगा। अब जरा आप ही इमेजिन करो, अगर ये सॉल्व करने के बाद अगर आपको ऐसा आंसर आया, आंसर मिल गया, आंसर मैथ्स का मॉडल कहता है x1 के काम करो, x1 के -20 यूनिट्स बनाओ और x2 के 50 यूनिट्स बनाओ पॉजिटिव, ये कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। बट टेल मी स्टूडेंट्स, इन रियल लाइफ फिजिबल है क्या ये सॉल्यूशन? x1 क्या है, प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट ए के -20 यूनिट्स आप बना सकते हैं? ऐसा कौन सा मशीन है जो माइनस में प्रोडक्शन करके देगा? ये तो सिर्फ पेपर में लिखने वाली बात है, ये मैथ्स का सॉल्यूशन है, पर ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए ये लास्ट कंस्ट्रेंट हमारे काम में आता है कि मॉडल में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, आई मीन टू से जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, अब तो ये पूरा मैन्युअली सॉल्व नहीं होता, सॉफ्टवेयर में होता है, पर सॉफ्टवेयर में आपको इनपुट डालना पड़ेगा ना प्रॉपर, उसके लिए तो ये नॉलेज होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में और एक इनपुट डालना पड़ेगा कि आप चाहे
सॉल्व करो, पर x1 का आंसर 0 के नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये कांस्टेंट है। x1 का आंसर शुड बी 0 चलेगा, 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, या 0 से अधिक चलेगा, पर 0 से कम नहीं चलेगा। x2 का आंसर भी सेम, x2 का आंसर 0 से अधिक या 0 चलेगा, पर उससे कम नहीं, इसलिए ये नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट है, ताकि हमारे आंसर्स नेगेटिव ना आए। ये इसके पीछे लॉजिक था। फाइन, तो ये सब होने के बाद अब हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। ये पहला ही सम है, इसलिए मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। ये हमारा हो गया लीनियर एलपीपी मॉडल। ये सब रिपीटेटिव मुझे लिखना है, आगे से नहीं लिखूंगा मैं। लिखना कैसे, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए, max z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 9x2 st का मतलब सब्जेक्ट टू, लिमिटेशंस लिखने आगे। पहला लिमिटेशन सब्जेक्ट टू 6x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 14,000, 7x1 प्लस 11x2 लेस देन इक्वल टू 15,000, 8x1 plus 12x2 less than equal to 16,000, and x1 comma x2 greater than equal to 0। ये कॉमा है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा हो गया एलपीपी मॉडल। ओके, लास्ट वाला स्टेप मैं आगे से नहीं लिखूंगा बिकॉज वो रिपीटेटिव है, सिर्फ छापना होता है हमारे स्टेप्स को। आई होप इट इज क्लियर। देखो समरी बनाने के बाद कितना इजी हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया है। अभी तो फर्स्ट सम है, आपको शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बिलीव इन माय वर्ड्स, 2-4 सम होने दो, देखो आपको बहुत सिंपल लगेगा। मेक अ नोट ऑफ दिस, देन वी विल गो अहेड। ओके, लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सबसे फर्स्ट हमारा टारगेट ये रहेगा कि गिवन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिया है या मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। सिंपल रीडिंग करेंगे फर्स्ट। A manufacturer produces two types of models, M1 and M2. Each model of the type M1 requires 4 hours of grinding, 2 hours of polishing, whereas each model of the type M2 requires 2 hours of grinding and 5 hours of polishing. The manufacturers have 2 grinders and 3 polishers. Each grinder works 40 hours a week and each polishers work for 60 hours a week. Profit on M1 model is rupees 3 and model M2 is rupees 4. Whatever produced in a week is sold in the market. तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आप प्रोडक्शन करोगे वो सारा माल बेचा जाएगा। How should the manufacturer allocate its production capacity to the type models, to the two types of models, so that he may make maximum profit in a week? So student, इसका objective, if you go into the shoes of manufacturer, what is his objective here? Profit maximization। कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? वीकली प्रॉफिट। तो ये जो वीकली प्रॉफिट वो जो कमाएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज हिज ऑब्जेक्टिव। अब मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मतलब इमीडिएटली आपको खुद से पूछना है ये क्वेश्चन कि प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करने से प्रॉफिट बढ़ेगा? कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस चीज के साथ? M1 M2। तो M1 M2 मेरे हो गए डिसीजन वेरिएबल्स, मॉडल M1 एंड मॉडल M2। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द समरी, मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसके लिए इजी जाएगा समरी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि डिसीजन वेरिएबल्स मेरे सेट हो गए। मॉडल M1 एंड मॉडल M2, ठीक है।
मॉडल M1 के लिए मैं नोटेशन चाहूँ तो M1 भी यूज कर सकता हूँ. आई विल यूज X1 here एंड X2 फॉर मॉडल M2. ओके, चलो समरी बनाने के लिए फिर से रीड करते हैं. समरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स M1 M2, वो लिख दिया हमने. Each model of type M1 requires what? Requires 4 hours of grinding. ठीक है, एक एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग एक्टिविटी. कितना समय लगता है M1 के लिए, वो लिख दो. 2 hours. Sorry, not 2, 4 they have said. 4 hours of grinding. 4 hours. And 2 hours of polishing. Next process polishing का है. polishing के लिए 2 hours लगते हैं. Whereas each model of the type M2 requires 2 hours of grinding. तो grinding M2 के लिए कितना? 2 hours and 5 hours of polishing. 5 hours. आगे मैन्युफैक्चरर हैव 2 ग्राइंडर्स. 2 मशीन है. ग्राइंडिंग की कितनी मशीन है? 2. और पॉलिशर्स कितने हैं? 3 मशीन है. ईच ग्राइंडर, एक ग्राइंडर की मशीन कितने घंटे तक काम करती है एक हफ्ते में? 40 आवर्स. तो बताइए, इस बंदे के पास 2 ग्राइंडर है, एक मशीन 40 आवर्स काम करेगी, तो 2 ग्राइंडर के कितने आवर्स हमें यूज करने के लिए मिलेंगे? कहने से 2 into 40 आवर्स, दैट इज 80 आवर्स है ना अपने पास. 80 से ज़्यादा तो नहीं है. देखो मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था, हमेशा एग्जामिनर नहीं बताएगा कि ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है. यहाँ पे पता चल रहा है ना, इसके पास सिर्फ 2 ग्राइंडिंग मशीन है, तो 80 आवर्स के ऊपर ही नहीं जा सकता वीक में. सो कहने से दिस इज मैक्सिमम. 80 आवर्स अपने पास है. 80 कैसे आए? एक ग्राइंडर के पीछे 40 घंटे, तो 2 ग्राइंडर के पीछे 80 आवर्स अवेलेबल है. दिस इज द अवेलेबिलिटी. सेम थिंग अप्लाइज फॉर पॉलिशिंग मशीन. पॉलिशर्स, 3 पॉलिशर्स है. एक पॉलिशिंग की मशीन कितने घंटे तक काम करती है? ईच पॉलिशर्स वर्क फॉर 60 आवर्स इन अ वीक. 60 आवर्स मैक्सिमम. एग्जामिनर चाहता तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 60 आवर्स अ वीक, वो हमें ऐसा भी बता सकता था 240 आवर्स इन अ मंथ. तो बी केयरफुल, आप मंथ की अवेलेबिलिटी यहाँ लिखना नहीं है 240 आवर्स, बिकॉज हम मंथली प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहे, हम वीकली प्रॉफिट बढ़ा रहे, तो वीक में डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द डेटा. हम वीकली ही डेटा ले रहे हैं अवेलेबिलिटी का. नेक्स्ट कर दिया प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल इज थ्रू. चलो प्रॉफिट लिख देता हूँ यहाँ पे. प्रॉफिट पर यूनिट M1 का 3 रुपया और M2 का 4 रुपया. वॉट एवर प्रोड्यूस इन अ वीक इज सोल्ड हो गया. फाइन, हो गया हमारा समरी रेडी. चलो सबसे पहले हम बनाएंगे डिसीजन वेरिएबल्स. लिखेंगे सबसे फर्स्ट. x1, let x1 is equal to number of units of model M1 to be produced and sold. x2 के लिए let x2 is equal to number of units of model M2 to be produced and sold. Second, objective function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसके लिए नोटेशन क्या यूज करेंगे? मैक्स जेड. प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रॉफिट आप समरी में देख सकते हो 3x1 प्लस 4x2. थर्ड कंस्ट्रेंट,
constraints. Constraint number 1, ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग का इक्वेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? 4x1 प्लस 2x2. यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम के लिए साइन क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 80. सेकेंड पॉलिशन 2x1 प्लस 5x2. मैक्सिमम के लिए साइन रहेगा लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 6 180, 3 इंटू 60 180. एंड डोंट फॉरगेट लास्ट नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट. x1 and x2 has to be greater than or equal to 0. x1 and then you have to present in a proper model format. वो भी मैं रिपीट नहीं करूँगा. हो गया सम खत्म स्टूडेंट्स. एनी डाउट्स? मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay, pay attention. Let's read question number 4. RK Steel Manufacturing Company produces two items, P1 and P2. It uses the sheet metal, equipment, and labor. Input-output relationship, resources available are as follows. Input, sheet metal, labor, and equipment. Product requirement per unit दिया है, P1 का कितना और P2 का कंजम्पशन कैसे हो रहा है वो दिया है. And availability is given. How many units of P1 and P2 should be manufactured to maximize the profit? Student, objective function क्या है? Profit maximization. तो पहले हमें LPP बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड से. सॉल्व तो अभी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ हमारा फोकस रखना है फॉर्मुलेशन के ऊपर फॉर द टाइम बिंग. तो स्टूडेंट्स हियर हमें ऑलरेडी समरी फॉर्म में ही डेटा दिया है, टैबुलेट करके ही डेटा दिया हुआ है, तो हमें समरी बनाने की झंझट नहीं करनी है. सीधा सीधा हम आएंगे डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर. डिसीजन वेरिएबल्स हम P1 को x1 मानेंगे, P2 को x2 मानेंगे. So let x1 is equal to number of units of P1 to be produced and sold. Same here, let x2 is equal to number of units of P2 to be produced and sold. Second, objective function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे? मैक्स जेड वॉट बोलो? 4x1 प्लस 3x2. कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट है शीट मेटल. शीट मेटल के लिए क्या आएगा? 1x1 प्लस 1x2. और यहाँ पे लैंग्वेज क्या यूज किया? अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स क्या रहेगा साइन? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. करेक्ट. अवेलेबिलिटी मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना ही अवेलेबल है, इसलिए साइन आएगा लेस देन इक्वल टू 50. सेकेंड कंस्ट्रेंट लेबर 1x1 प्लस 2 मैन आवर्स मतलब 2x2 लेस देन इक्वल टू 80. थर्ड कंस्ट्रेंट इक्विपमेंट 3x1 plus 2x2 less than equal to 140. And fourth is non-negativity constraint. x1 and x2 should be greater than equal to 0.
हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट स्टूडेंट, समरी रेडीमेड था। उसके बाद लास्ट स्टेप आपको पता ही क्या करना है, एलपीटी मॉडल दिखाना है प्रॉपर फॉर्म में। फिलहाल मैं वो स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वो सिर्फ फिर से कॉपी पेस्ट ही करना है। क्लियर है सबको? मेक अ नोट ऑफ दिस।